गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग बायोलॉजी में द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं और आज हम इसका लेक्चर 6 स्टडी करते हैं। अभी हमने कल पढ़ा था कि लिविंग्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जिस तरह के कैरेक्टर्स लिविंग्स में पाए जाते हैं उस तरह के कैरेक्टर्स नॉन लिविंग्स में नहीं मिलते हैं। कल हमने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी सेल्स के अंदर होने वाली जो टोटल केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमने पढ़ा था कि सेल्स में हजारों लाखों टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स लगातार एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाते हैं, किसी की सिंथेसिस होती है, किसी का ब्रेकडाउन होता है। तो इस तरीके से सेल में 24/7 मतलब हर समय हजारों केमिकल रिएक्शंस एक साथ चलती रहती हैं और एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होता रहता है। तो इन सारी टोटल केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमने देखा मेटाबॉलिज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक था कैटाबॉलिज्म, दूसरा था एनाबॉलिज्म। पहले हमने एनाबॉलिज्म पढ़ा। एनाबॉलिज्म के अंदर वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि हमारी सेल जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाती है। मतलब इसमें किसी न किसी चीज़ की सिंथेसिस होती है और इस काम के लिए सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली सेल एनर्जी के रूप में एटीपी का यूज़ करती है। इस तरह की रिएक्शंस में एनर्जी रिएक्शन के अंदर यूज़ होती है, इसलिए ऐसी रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी जो है वो रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। इसका एक हमने एग्जांपल लिया था फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट जो है लाइट की एनर्जी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही सिंपल मॉलिक्यूल हैं, उनको आपस में कंबाइन करके ग्लूकोज बनाता है। एक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी बनता है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा था कि दो सिंपल मॉलिक्यूल मिलके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज। तो यहाँ पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, प्लस इसमें लाइट की एनर्जी यूज़ हुई, तो इसलिए ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। सेल में इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। इसके अलावा बहुत सारे वाइटामिन्स और हार्मोन्स की सिंथेसिस भी जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस में ही आती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमारी सेल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करती है और इस काम में उस जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को वो एटीपी के अंदर स्टोर कर लेती है। इस तरह की रिएक्शंस में क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है इसलिए इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब है केमिकल रिएक्शन में से एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी और उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्मेशन में यूज़ कर लिया जाएगा। इसका हमने एक एग्जांपल देखा था, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म में होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिसमें जो भी हम लोग फूड खाते हैं उस फूड का सेल ऑक्सीडेशन करती है और उसमें से एनर्जी को निकालती है। तो इसमें हमने देखा था कि जैसे कोई सेल है, अगर वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रही है तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराती है और उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देती है। ग्लूकोज में से जो एनर्जी निकलती है उसका एक हिस्सा 36 एटीपी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा था कि सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हमने बोला कैटाबॉलिक रिएक्शन। और हमारी बॉडी में इस तरह की बहुत सारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेल्स होती हैं उसके अंदर कुछ मेन सेंट्रल पाथवे होते हैं। मेन सेंट्रल पाथवे का मतलब ये है कि वो मेन पाथवे से ही बाकी के सारे पाथवे जुड़े रहते हैं।
हमने देखा था कि रेस्पिरेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। और सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो कंपाउंड बीच बीच में बनते हैं, उन्हीं कंपाउंड से बहुत सारी रिएक्शंस जो है वो स्टार्ट होती है और बहुत सारे कंपाउंड उन्हीं रिएक्शंस में जाकर मिक्स हो जाते हैं। तो हमने इसको एक किसी सिटी के ट्रैफिक से कंपेयर किया था कि जिस तरीके से सिटी में एक मेन रोड होता है, उस मेन रोड पे ट्रैफिक जो है दोनों तरफ चलता है और उसी मेन रोड से दोनों साइड में बहुत सारे रोड्स भी जुड़े रहते हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और वहाँ से भी ट्रैफिक मेन रोड पे आता है। मेन रोड से ट्रैफिक जो है वो सिटी के अंदर जाता है। तो ये जो सिचुएशन है कि लगातार मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे में बदलते रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग स्टेट। तो सेल जब तक लिविंग स्टेट में है तब तक ये चेंजेस लगातार चलते रहते हैं। जैसे ही ये चेंजेस होने बंद हो जाते हैं तो सेल जो है वो डेड हो जाती है। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि कोई कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, इवन हमने ह्यूमन की बात की थी, तो अगर हम जैसे सपोज किसी ह्यूमन की बात करते हैं तो उस ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे कि उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मसल एंड स्केलेटल सिस्टम होता है, उसका नर्वस न्यूरल सिस्टम होता है। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सारे सिस्टम्स बहुत सारे ऑर्गन्स से बने होते हैं। ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज से बने होते हैं और टिश्यूज अल्टीमेटली सेल से बने होते हैं। तो अगर ह्यूमन की बॉडी के किसी भी पार्ट को आप ले लीजिए, उस पार्ट को जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट आएगी दैट इज सेल। इसलिए सेल को हम लोग बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और ये केवल ह्यूमन के साथ नहीं है, आप दुनिया का कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कोई भी बैक्टीरिया, आप कोई भी मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उठा लीजिए, सभी की बॉडी सेल से बनी होती है। हम जो करते हैं मतलब हमारी सेल्स वो काम करती है, हमारी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो भी सेल की बनी होती है। इसलिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक बहुत ही फिक्स ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल से स्टार्ट होता है, फिर टिश्यू पे जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म। इस तरह का कंपोजिशन या इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी भी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा। सपोज मैं अगर इस ब्लैक बोर्ड की बात करूं तो इस ब्लैक बोर्ड के अंदर आप किसी भी पार्ट को ले लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप में देखिए तो आपको इसमें सेल नज़र नहीं आएंगे और ना ही कोई हमें ऐसा दिखेगा कि इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो चल रही है। और ना ये लिविंग की तरह इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये लोकोमोशन करता है या इसके अंदर सेंसिटिविटी है, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, इस तरह का कोई करेक्टर नहीं है। इसलिए हम इसको नॉन लिविंग मानते हैं और लिविंग के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आज हम इसके बाद इसका अगला करेक्टर पढ़ते हैं कॉन्शियसनेस। ये एक लिविंग का एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है तो उसको उस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि सपोज हम अपनी बात करें तो जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अभी ये फ़ैन बंद हो जाता है तो मुझे पता लग जाएगा फ़ैन बंद हो गया, क्योंकि हवा अभी मेरी बॉडी से टकराती है तो मुझे फील हो रहा है कि हवा आ रही है। फिर वो टकराना बंद कर देगी तो तुरंत मुझे इस चेंज का पता लग जाएगा। जैसे कि अभी मुझे इस कमरे में लाइट दिख रही है और मैं लाइट को बंद कर दूँ तो मुझे तुरंत पता लग जाएगा कि इस कमरे में अब लाइट नहीं है, अंधेरा हो गया है। या जैसे आप मेरी साउंड सुन रहे हैं तो उस साउंड को आप अपनी बॉडी के अंदर परसीव कर रहे हैं, उसको आप अंदर ग्रहण कर रहे हैं और आपका ब्रेन उस पर रिएक्ट कर रहा है। आपका ब्रेन उसको सोचने और समझने के लिए अपने माइंड को प्रोसेस कर रहा है। तो इसका मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ भी रहता है उसके आसपास का जो वातावरण होता है
उस वातावरण में जो भी स्टिमुलस होते हैं उन स्टिमुलस को वो समझ सकता है, वो उनके लिए सेंसिटिव है। कोई भी बाहर चेंज होगा तो उसको पता लग जाएगा कि बाहर कुछ चेंज हुआ है, बाहर गर्मी हो गई है, सर्दी हो गई है, बाहर फूड अवेलेबल है। जैसे प्लांट को मॉर्निंग में पता लग जाता है कि लाइट आ गई है और वो अपनी मतलब स्टोमेटा ओपन होने शुरू हो जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है। शाम होते ही प्लांट को आइडिया लग जाता है कि अंधेरा होने वाला है, उसके स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस बंद कर देता है। तो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, उसके अंदर ये एक कुदरती खूबी होती है, उसके अंदर ये एक कैरेक्टर होता है कि उसको अपने आसपास के वातावरण में, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में पता लग जाता है। इस तरह का कैरेक्टर आप नॉन लिविंग में नहीं देख सकते। कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है, ये चौक है, ये यहाँ पड़ी हुई है, इस चौक को यहाँ पर गर्मी है, सर्दी है, हवा है, नहीं है, कोई इसको तोड़ने आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की कोई कॉन्शियसनेस है ही नहीं। तो जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हम देखते हैं उनके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, उनको कुछ नहीं पता होता कि आसपास कोई चेंज आ रहा है। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिज्म को जब ये पता लगता है कि बाहर कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को वो पता लगा लेता है अपनी कॉन्शियसनेस से। उस चेंज को पता लगाने के बाद में फिर वो रिएक्ट भी करता है। रिएक्ट कैसे करता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक जंगल में हिरन है, ठीक है, और वो घास चर रहा है, तो घास चरते चरते उसको अगर किसी के चलने की आवाज़ आने लगे तो एकदम से उसके कान जो है वो एनिमल जो है वो एकदम सतर्क हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, और वो हिरन चारों तरफ नज़र उठा के देखने की कोशिश करेगा कि कोई उसका शिकार करने के लिए आ तो नहीं रहा है। और अगर उसको कहीं से भी कोई एनिमल आता हुआ दिख गया कि वो उसके शिकार के लिए आ रहा है तो तुरंत वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देगा। तो कदमों की आवाज़ को सुनने के बाद उसका अलर्ट होना, तो उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। देखने पर उसको दूर से मान लीजिए कोई शेर दिखाई दिया और उस शेर को देखते ही वो वहाँ से भाग गया, तो वो हो गया उसका रेस्पॉन्स। मतलब उसने कोई चीज़ देखी, देखना मतलब उसने स्टिमुलस को अपने माइंड में लिया और उस स्टिमुलस के प्रति उसने क्या रेस्पॉन्स दिया, वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। तो ये होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी स्टिमुलस को परसीव करता है तो उसके साथ वो उसका रेस्पॉन्स भी देता है। तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस इज द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब हो गया उसके आसपास का वातावरण। तो कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहता है, उसको जानकारी रहती है कि आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का ही एक टर्म है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब वो अपने आसपास के जो भी चेंजेस हैं वो उनको परसीव कर सकता है, उनको ग्रहण कर सकता है। तो एक तो होता है सेंसिटिविटी, एक होता है स्टिमुलस। सबसे पहले जैसे हम समझते हैं स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस है चेंज इन एनवायरनमेंट। एक तरीके से चेंज की जगह हम लोग लिख लेते हैं सडन चेंज। अचानक से जैसे ही कोई चेंज होता है वातावरण के अंदर तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन लाइट। जैसे आसपास के तापमान में परिवर्तन हो जाए, गर्म हो जाए, ठंडा हो जाए, अंधेरा हो जाए, सनलाइट निकल आए, तो इस तरह के चेंजेस हैं।
तो ये जो स्टिमुलस है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो वातावरण होता है उसमें अचानक से होने वाले चेंजेस को ही हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। और ये जो स्टिमुलस होते हैं जनरली ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के स्टिमुलस होते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल और तीसरा होता है बायोलॉजिकल। तो किसी भी आसपास के वातावरण में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन 3 तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट ही होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट और बायोलॉजिकल कंपोनेंट। और इनमें चेंज होना उसी हिसाब से इनके नाम लगे, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और बायोकेमिकल चेंजेस। तो जैसे हम लोग एक फिजिकल चेंज की बात करें, फिजिकल चेंज क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ये सारे चेंजेस जो पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट के। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास के एनवायरनमेंट में जैसे लाइट है तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो गई, लाइट की ड्यूरेशन चेंज हो गई। लाइट की इंटेंसिटी का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मॉर्निंग में लाइट डिम होती है और दोपहर में लाइट जो होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो इसका मतलब मॉर्निंग में लाइट हल्की होती है और दोपहर में लाइट तेज़ हो जाती है, तो इंटेंसिटी जो है वो दोपहर में इंक्रीज़ हो जाती है, धूप ज़्यादा पड़ रही है। और ड्यूरेशन का मतलब है कि जैसे सर्दियों में जो दिन है वो छोटे रहते हैं और गर्मियों में दिन क्या होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, लाइट के ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियड। तो इस तरीके से लाइट की इंटेंसिटी में चेंज होना, लाइट के ड्यूरेशन में चेंज होना, लाइट के कलर में भी चेंज होना जो होता है, स्पेक्ट्रम में चेंज हो जाए, वेवलेंथ चेंज हो जाए लाइट की, तो वो भी फिजिकल चेंजेस के अंदर आएगी। इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है कि जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसमें गर्मी और सर्दी का हम लोग अनुभव जो करते हैं वो टेम्परेचर के रूप में करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, आसपास के वातावरण में टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, बढ़ते बढ़ते 40-45 डिग्री तक पहुंच जाना और घटते घटते माइनस में 4-5-10 डिग्री तक पहुंच जाना। इस तरीके से टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन होता है। साउंड, वातावरण में जो आवाज़ें पैदा होती हैं और ज़्यादातर एनिमल जो है वो सब साउंड्स को परसीव कर सकते हैं, और साउंड की वजह से भी वो, जैसे अभी हम लोग हिरन के बारे में बता देते हैं कि हिरन जो है किसी भी शिकारी के आने के पैरों की आवाज़ को सुन सकता है और उसी आवाज़ से वो जो है अलर्ट हो जाता है। इवन हम लोग जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो साउंड की वजह से ही करते हैं। तो इस तरह के फैक्टर कहलाते हैं फिजिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या कोई एसिड प्रेजेंट है या कोई बेस प्रेजेंट है या कोई पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है। जैसे हम लोग ये परसीव कर सकते हैं कि हवा अभी फ्रेश है। फ्रेश एयर का मतलब क्या है कि उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन है। हमने कहा हमें सफोकेशन हो रहा है, तो सफोकेशन का मतलब हमारी बॉडी ये पता लगा सकती है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमें क्या फील हो रहा है, सफोकेशन फील हो रहा है। या एसिड और बेस जब हमारी बॉडी को टच करते हैं तो वो हमारी बॉडी से रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो कहलाते हैं केमिकल चेंजेस। फिर आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब है प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि हिरन ने शेर को देखा और उसने भाग गया वो, क्योंकि उसको बताया कि शेर मुझे खा जाएगा, उससे उसकी जान को खतरा है। तो उसने शेर को देखते ही, मतलब शेर को देखना उसके लिए एक स्टिमुलस हुआ और शेर को देख के भाग जाना उसका रेस्पॉन्स हो गया। तो ऐसे ही हमारा भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म को देखकर जो है वो अलग अलग तरह के रेस्पॉन्सेस आते हैं। जैसे कि कोई एक एनिमल है, सपोज मान लीजिए एक डॉग है, ठीक है,
और वो एक चूहे को देखता है। तो चूहे को देख के डॉग चूहे के पीछे भागेगा, चूहे से दूर नहीं भागेगा, क्योंकि डॉग के लिए वो चूहा जो है वो उसका फूड है, लेकिन चूहा जान बचा के भागेगा। तो दोनों का स्टिमुलस अलग अलग है, एक पकड़ने के लिए भाग रहा है, एक जान बचाने के लिए भाग रहा है। दोनों अपना अपना रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख के स्टिमुलेट तो होते हैं। जैसे ही डॉग किसी रैट को देखता है तो वो स्टिमुलेट होता है कि मैं इसको पकड़ के खाऊं, और अगर रैट डॉग को देखता है तो वो स्टिमुलेट होता है कि मैं इससे अपनी जान बचाऊं। तो दोनों के अंदर एक दूसरे को देखकर कुछ चेंजेस आए, सडन चेंजेस आए। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, एक ने खाने के लिए, एक ने अपनी जान बचाने के लिए। तो इसलिए कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखकर अगर कोई रेस्पॉन्स आता है तो ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे आएंगे बायोलॉजिकल स्टिमुलस में। तो सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इन स्टिमुलस को पहचानना ही सेंसिटिविटी कहलाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण में होने वाले ये 3 प्रकार के चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन 3 तरह के चेंजेस को पहचान सकता है तो उसके पहचानने की इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या है? इज अ पावर टू परसीव द स्टिमुलस of an environment. Power to perceive stimulus of an environment. किसी भी environment में किसी भी तरह का जो अगर चेंज होता है उस चेंज को ग्रहण कर लेना ही कहलाता है सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी जो है वो हर ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेंसिटिविटी का कैरेक्टर पाया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सेंसिटिविटी क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। सभी लिविंग बीइंग्स में मिलने वाला एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, गुण है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इस तरह की सेंसिटिविटी फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये कैरेक्टर जो है पाया जाता है। जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का। तो अगर आप एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, सपोज एक बैक्टीरिया को भी ले लें, एक बैक्टीरिया को भी ले लें, आपने सपोज कोई एक बैक्टीरिया ले लिया, ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया किसी मीडियम में पड़ा हुआ है। मान लीजिए ये किसी पॉन्ड के अंदर पड़ा हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये किसमें पड़ा हुआ है? पॉन्ड वाटर में। तो सिंगल सेल का होते हुए भी इस बैक्टीरिया को इस बात की जानकारी रहती है कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये एक मान लीजिए फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है, इसमें फ्लैजिला है, जिससे ये लोकोमोशन कर सकता है, मतलब ये पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा फूड डाल दिया जाए, लैक्टोज इसका फूड है, तो अगर इस बैक्टीरिया के आसपास में लैक्टोज डाल दिया जाए तो जैसे ही इस लैक्टोज के मॉलिक्यूल इसकी सेल वॉल से टकराएंगे तो इस
लैक्टोज की वजह से इस बैक्टीरिया के अंदर तुरंत एक मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी और ये उस लैक्टोज को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर लेगा, क्योंकि इसको पता है कि ये मेरे काम की चीज़ है, ये मेरा भोजन है, ये मेरा फूड है, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी। तो उसको बाहर जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आया तो बैक्टीरिया को पता लग गया कि बाहर मीडियम में लैक्टोज आया है और हो सकता है कि वो फिर इसकी तरफ थोड़ा सा मूव करना भी शुरू कर दे लैक्टोज की तरफ, और फिर इस लैक्टोज के मॉलिक्यूल को अपनी सेल के अंदर वो इंटेक कर लेगा और उसके अंदर साइटोप्लाज्म में उसके लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाली एक पूरी की पूरी मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी। इसको आप 12th में पढ़ेंगे लैकोप्रोन के अंदर, एक जेनेटिक्स में टॉपिक आएगा लैकोप्रोन, वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि जब कोई बैक्टीरिया लैक्टोज के कांटेक्ट में आता है तो किस तरीके से उसके अंदर उसके जीन जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज मीडियम में लैक्टोज का प्रेजेंट होना एक क्या है, केमिकल स्टिमुलस है, केमिकल स्टिमुलस। और बैक्टीरिया ने क्या रेस्पॉन्स दिया, बैक्टीरिया रेस्पॉन्ड टू इनटेक दी लैक्टोज, और उसने क्या रेस्पॉन्स दिया, उसने उस लैक्टोज को अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण कर लिया जिससे कि वो उसको डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी निकाल सके। और अगर मान लीजिए इसी बैक्टीरिया के आसपास में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस होता, अगर यहीं पर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस होता तो ये बैक्टीरिया इससे दूर भागता, अवे, क्योंकि उसे मालूम है कि ये टॉक्सिक इसके लिए जहरीला है, तो वो इससे दूर हो जाता, लोकोमोशन करके पानी के अंदर चल के वो इससे मूवमेंट करके दूर हो जाता है। तो इवन एक बैक्टीरिया भी इस बात को सेंस कर सकता है कि उसके आसपास में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ उसको खानी है, कौन सी चीज़ से उसको बचना है। तो ये एक बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। इनकी स्किन पर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स होते हैं, जो ये पता लगाते रहते हैं कि आसपास के वातावरण में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा का, एक अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये हमने एक अमीबा ले लिया यहाँ पर, ये अमीबा है, और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया इस अमीबा का फूड है। तो जैसे ही ये बैक्टीरिया अमीबा के कांटेक्ट में आएगा, ये बैक्टीरिया जैसे ही अमीबा की स्किन को टच करेगा तो ये अमीबा तुरंत ही चारों तरफ अपने हाथ फैला के उस बैक्टीरिया को अंदर निगल लेगा। तो बैक्टीरिया के ये जो यहाँ पे हाथ बन गए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। तो जैसे ही जहाँ से फूड आ रहा होगा और वो फूड जैसे ही अमीबा की स्किन को टच करेगा, तो अमीबा की जो सेल है वो ऐसे करके दोनों तरफ से साइटोप्लाज्मिक हैंड्स बनाएगी और उस साइटोप्लाज्मिक हैंड से उस बैक्टीरिया को पकड़ के अपने अंदर निगल लेगी। इस प्रोसेस को, किसी भी चीज़ को निगलना कहलाता है एनगल्फिंग। तो उसने उस भोजन को क्या करा, अपने शरीर के अंदर निगल लिया। अगर आप बैक्टीरिया को किसी एक ट्यूब के अंदर रख दें और उस ट्यूब में वाटर भर दें, ठीक है, और एक तरफ आप पॉजिटिव चार्ज लगा दें, एक तरफ नेगेटिव चार्ज लगा दें, तो हल्का सा जब आप करंट पास करते हैं तो आप देखिए बैक्टीरिया जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया को इस बात की कॉन्शियसनेस है कि उसके आसपास के मीडियम में चार्ज में चेंज हुआ है, तो वो अपने फेवरेबल चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अगर बैक्टीरिया किसी पॉन्ड में पड़ा हुआ है, अगर आप उसके आसपास में थोड़ा सा एसिड डाल दें, बहुत ही डाइल्यूट, क्योंकि ज़्यादा कंसनट्रेट डालेंगे तो उससे बैक्टीरिया के अमीबा किल्ड हो जाएगा, तो आप बहुत ही डाइल्यूट एसिड की ड्रॉप डाल देते हैं या मान लीजिए बेस की ड्रॉप डाल देते हैं, तो तुरंत अमीबा जो है उससे दूर भागना स्टार्ट कर देता है। इस तरह का करैक्टर आप लिविंग में तो फील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई नॉन लिविंग के पास में कुछ ऐसा चेंज करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दुनिया में क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस है ही नहीं।
तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह की कॉन्शियसनेस सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा, उसके अंदर भी पाई जाती है। उनको भी इस बात की पहचान होती है कि वातावरण में ऐसा कौन सा पॉजिटिव चेंज हो रहा है कि हम उसकी तरफ भागें, कौन सा नेगेटिव चेंज हो रहा है कि हम उससे दूर भागें। इसके बाद हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं सेंसिटिविटी के। जैसे कि हम लोग अब बात करते हैं प्लांट्स में क्या कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि बच्चों में ये बड़ी उत्सुकता रहती है कि सर प्लांट्स तो बिल्कुल अलग है एनिमल से। बचपन में तो लोग बच्चे जो है प्लांट्स को लिविंग भी नहीं मानते थे। अब तो थोड़ा क्लास में बायो पढ़ाई जाती है तो बच्चों को एक आइडिया लग जाता है कि प्लांट्स भी बिल्कुल हमारी तरह ही सारे काम करते हैं, क्योंकि वो चलते फिरते तो है नहीं, तो बहुत सारे बच्चे तो प्लांट्स को भी नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या प्लांट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लांट्स में कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियसनेस या सेंसिटिविटी दोनों का मतलब एक ही है। क्या प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी या कॉन्शियसनेस होती है? होती है, प्लांट में भी होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि फोटो पीरियड हमने पढ़ा था, ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड। एक 24 घंटे के दिन में कितने घंटे लाइट आती है और कितने घंटे डार्क रहता है। मतलब 24 आवर्स में से 24 घंटे का दिन होता है टोटल एक, उसमें से डे और नाइट कितने घंटे की होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड। तो इसके बेसिस पर ही, फोटो पीरियड के बेसिस पर ही सीजन्स होते हैं। और आपने देखा होगा कि डिफरेंट प्लांट जो है वो डिफरेंट सीजन्स में ही ग्रो करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन्स। डिफरेंट प्लांट जो है वो डिफरेंट सीजन्स में ग्रो करते हैं। कुछ स्पीसीज आपने देखी होंगी विंटर स्पीसीज होती है, कुछ जो होती है समर स्पीसीज होती है, कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो आपकी मतलब एवरग्रीन टाइप की होती है, वो 12 महीने में किसी भी सीजन में ग्रो कर जाती है। तो ज़्यादातर जो विंटर स्पीसीज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। इनको हम लोग शॉर्ट डे प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विंटर सीजन में ही ग्रो करते हैं और विंटर सीजन में ही इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। आप इनको सर्दियों से पहले बोएंगे और ये सर्दियों में और सर्दियों के बाद ही ये फ्लावरिंग करेंगे। अगर आपने इनको गर्मी के सीजन में बो दिया तो ये ग्रो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इन स्पीसीज को पता है कि कौन सा सीजन हमारे लिए फेवरेबल है। तो ये विंटर को पहचान सकते हैं, विंटर में ग्रो, इनके अंदर एक मैकेनिज्म है पूरी, हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में कि किस तरीके से इनको पता लगता है कि विंटर है और विंटर में ही इनको ग्रो करना है। ऐसे ही जो समर वैरायटी होती है उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। ये हमेशा गर्मी के टाइम पे ग्रो करते हैं और पूरे साल जो ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि इस समय जो फोटो पीरियड है वो कितना है। उनको जितना फोटो पीरियड चाहिए, जैसे कि एक प्लांट है शॉर्ट डे प्लांट, अगर उसको 8 घंटे का फोटो पीरियड चाहिए तो 8 घंटे से कम फोटो पीरियड मिलेगा तो वो फ्लावरिंग करेगा, ग्रो करेगा, और 8 घंटे से ज़्यादा बड़े दिन होंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब उसको उसके अंदर, उसकी लीफ के अंदर, बेसिकली उसकी लीफ के अंदर कुछ मैकेनिज़्म है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, कोई एक हार्मोन बनता है
तो ये पिगमेंट बनती है जिससे उसको ये पता लग जाता है कि हाँ ये मेरा सीज़न है, मुझे अपने ही सीज़न में फ्लावरिंग करनी है। अगर उसमें फ्लावरिंग होगी तो फिर उसमें सीड और फ्रूट भी बनेंगे। जो गर्मी वाली वैरायटी है वो केवल गर्मी में ग्रो करें। और आप इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देख सकते हैं कि फ्रूट्स ज़्यादातर सीजनल्स होते हैं। जैसे गर्मी के टाइम पे आप लोग देखते हैं खरबूजे, तरबूजे, आम, ये सब गर्मियों के टाइम पे आते हैं। सर्दियों के फल सेब वगैरह अलग होते हैं, सेब संतरे वगैरह सर्दियों में आते हैं। कुछ फल आपने देखे होंगे 12 महीने मिलते हैं, जैसे टमाटर है वो 12 महीने ग्रो करता है। आलू आपने देखा होगा सर्दियों में ग्रो किया जाता है। गेहूँ को, धान को सर्दियों में बोया जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स को भी अपने आसपास के वातावरण में कितने घंटे की लाइट आ रही है, कितने घंटे का फोटो पीरियड है, उसका उनको अंदाज़ा होता है। और कभी भी आप देखिएगा जैसे कोई प्लांट है तो उस प्लांट के अंदर जैसे उसके दो भाग होते हैं, नीचे वाला भाग होता है रूट और ऊपर वाला भाग होता है उसका शूट या स्टेम। स्टेम में लीफ लगी होती है तो उसको शूट बोलते हैं। तो ये जो इसका शूट होता है, ये शूट और इसके अंदर जो लीफ होती है ये हमेशा ग्रो टूवर्ड्स दी लाइट, टूवर्ड्स दी लाइट। मतलब किसी भी प्लांट का जो स्टेम है और उसकी पत्तियां हैं वो हमेशा उधर की तरफ ग्रो करती हैं जिधर से सनलाइट आ रही होती है। तो इसका मतलब स्टेम के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो इस बात की जानकारी कर लेते हैं कि लाइट अगर इस डायरेक्शन से आ रही है तो प्लांट का जो स्टेम है और जो लीफ है वो उसी डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा सनफ्लावर। सनफ्लावर में फ्लावर का जो फेस होता है वो सन की डायरेक्शन में रहता है। जैसे जैसे सन मूव करता है डे में वैसे वैसे ही फ्लावर की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल है कि आप एक गमले में कोई भी प्लांट अगर लगा हुआ है तो आप उसको विंडो पे रख दीजिए और विंडो पे आप देखिएगा कि जिस साइड से रोशनी आ रही होगी धीरे धीरे उसकी प्लांट की स्टेम और लीफ जो है उसी डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि स्टेम जो है वो लाइट की तरफ मूव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। मतलब ये लाइट की तरफ ग्रो करता है तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। मतलब लाइट की तरफ जा रहा है तो इसमें हमने लगा दिया पॉजिटिव। दूसरी चीज, नीचे की तरफ तो वाटर होता है और नीचे की तरफ ग्रेविटी भी होती है। तो स्टेम जो है नीचे की तरफ ग्रो नहीं करता, ग्रेविटी से अपोजिट ग्रो करता है, इसलिए हम लोग स्टेम को क्या बोलते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। मतलब ये ग्रेविटी से दूर भागता है। स्टेम मिट्टी के अंदर न जाके मिट्टी से बाहर निकल आता है और ऊपर की तरफ आसमान की तरफ ग्रो करता है। तो इसलिए हम लोग स्टेम के बारे में क्या बोल सकते हैं, स्टेम जो है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। नीचे वाटर होता है, स्टेम वाटर के अगेंस्ट भागता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। मतलब पानी से दूर भागता है। ये स्टेम की बात हो रही है। ये तीनों कैरेक्टर जो है वो स्टेम में पाए जाते हैं, स्टेम में, लीफ में। इसी तरीके से अगर हम रूट की बात करें तो रूट में स्टेम की अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। रूट जो है वो हमेशा अंधेरे की तरफ जाती है, सॉइल में डीप जाती है, नीचे जाती है, तो ये लाइट से दूर भागती है। तो इसलिए रूट के अंदर क्या कैरेक्टर होता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट से दूर भागती है, ग्रेविटी की तरफ भागती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ भागती है, नीचे पानी की तरफ भागती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। तो इसका मतलब प्लांट जिसको हम लोग थोड़ा सा कभी कभी जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, प्लांट के अंदर भी सेम वो सारी खूबियां हैं जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। इसके भी अलग अलग पोर्शंस जो है वो अपने वातावरण में होने वाले चेंजेस के प्रति अवेयर रहते हैं और जैसे बाहर चेंजेस आते हैं उसी चेंजेस के हिसाब से ये अपने आप को
चेंज कर लेते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग प्लांट का एक और करेक्टर लें, प्लांट का एक करेक्टर और लेते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो लाइट के आते ही ओपन हो जाते हैं और जैसे ही डार्क या नाइट होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब स्टोमेटा का खुलना और बंद होना भी एक तरीके से रेस्पॉन्स है। किस चीज़ का रेस्पॉन्स है? लाइट का रेस्पॉन्स है। कि लाइट अगर आ गई तो स्टोमेटा खुलने शुरू हो गए, तो वो लाइट के लिए जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लाइट एक स्टिमुलस हो गया, उनको पता लगा लाइट आ गई है तो स्टोमेटा ओपन हो गए, ट्रांसपिरेशन शुरू हो गया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई। जैसे ही लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, शाम हो गई, शाम को 4-5 बजे के बाद स्टोमेटा बंद होने शुरू हो जाते हैं और 8 बजे तक सारे स्टोमेटा कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। ऐसे ही सुबह 5 बजे से स्टोमेटा खुलने शुरू हो जाते हैं और सुबह 8 बजे तक सारे स्टोमेटा कम्प्लीटली खुल जाते हैं। तो इसका मतलब प्लांट भी उतने ही सेंसिटिव है जितना कि कोई बैक्टीरिया या दूसरा एनिमल सेंसिटिव होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें एनिमल्स की। एनिमल्स में सेंसिटिविटी का लेवल प्लांट से भी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि एनिमल हेट्रोट्रॉफिक है, उनको अपना फूड सर्च करना है, उनको अपने दम पे जीना है, इसलिए इनके अंदर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एनिमल्स हैव more consciousness than any other organism। मतलब एनिमल्स के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, आसपास के वातावरण के प्रति जो उनके अंदर संवेदना है, वो बाकी सारे प्लांट से, बैक्टीरिया से, फंजाई से बहुत बहुत ज़्यादा है। और इसका क्या कारण है? इसका कारण है बिकॉज एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। देखिए प्लांट बहुत सिंपल है, वो एक ही जगह पर खड़ा रहता है और उसको कुछ करना ही नहीं है, वहीं खड़े खड़े उसको लाइट मिल रही है, वहीं नीचे मिट्टी में से उसको वाटर और मिनरल मिल रहे हैं, तो वो अपना काम चला रहा है, उसको भोजन ढूंढने कहीं जाना ही नहीं है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि प्लांट में कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं होता है कि जैसे हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, तो प्लांट के पास आइस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसे कहीं जाना ही नहीं है। और कोई अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उससे बचाव के लिए उसके पास में स्पाइस वगैरह भी होते हैं। इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और ना उनका सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक है, ये एक जगह नहीं रह सकते, इनको अपना भोजन ढूंढना है। और भोजन भी ऐसा नहीं है आराम से कहीं रेडीमेड मिल जाएगा, उसको ढूंढने के लिए इनको लोकोमोशन करना है, हर तरह की परिस्थितियों से जाना है। और मान लीजिए कि कोई एक एनिमल सुबह भोजन की तलाश में निकलता है, मान लीजिए कोई हर्बीवोरस एनिमल है, जैसे मैं हिरन की बात करूँ वापस, एक हिरन जो है घास खाने के लिए जंगल में निकलता है और वो घास खा रहा है, साथ ही साथ उसको इस बात का भी खतरा है कि कोई उसको ना खा जाए, क्योंकि हिरन भी तो किसी और का भोजन है। तो यहाँ पर हिरन जो है वो प्रे है और उसको खाने के लिए शेर अगर उसके पास आ रहा है तो शेर उसका प्रीडेटर है। तो हिरन के अंदर ज़्यादा कॉन्शियसनेस होगी कि उसे अपना भोजन भी ढूंढना है, साथ ही साथ अपनी जान भी बचानी है। तो इसलिए एनिमल में ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो उनका पर्पस क्या होता है? सर्च ऑफ फूड, उनको अपने भोजन की तलाश करनी होती है। सर्च ऑफ देयर मेटिंग पार्टनर, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एनिमल जो है वो यूनिसेक्सुअल है, तो उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल को फीमेल की और फीमेल को मेल की ज़रूरत होती है। तो उनको अपने मेटिंग पार्टनर की भी तलाश करनी होती है, इसलिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है।
और फॉर एस्केपिंग फ्रॉम प्रीडेटर्स, और जो उनको खाने के लिए दूसरे जानवर बैठे हुए हैं उससे बचने के लिए उनके अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे उनके अंदर एडेप्टेशन डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि वो अपनी जान को बचा सकें कि कोई दूसरा जानवर उनको ना खा जाए। उनमें तेज़ दौड़ने की क्षमता होती है, तेज़ सुनने की क्षमता होती है। वो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डॉग के अंदर स्मेलिंग पावर होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्मेलिंग पावर होती है। एक चील के अंदर बहुत हाई विज़न होता है, वो बहुत ऊपर से 1 किलोमीटर ऊपर उड़ के भी वो ज़मीन पे पड़े हुए ग्रास हॉपर को देख सकती है। तो इसलिए एनिमल्स के अंदर कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको अपने भोजन की तलाश करनी होती है, उनको रिप्रोडक्शन के लिए पार्टनर की ज़रूरत होती है, और प्रीडेटर से जान बचाने के लिए उनके अंदर ये खूबी होती है। तो इनके अंदर दे है कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन्स। तो आसपास के वातावरण से स्टिमुलस को ग्रहण करने के लिए उनके पास में सेंस ऑर्गन होते हैं, जिससे कि वो आसपास के चेंजेस को पहचान सकते हैं। और कौन कौन से चेंज होते हैं उनके अंदर? आई होती है, आंखें होती हैं विज़न के लिए, नोज़ होती है स्मेल के लिए, टंग होती है टेस्ट के लिए, ईयर होते हैं हियरिंग के लिए या साउंड के लिए, और स्किन होती है जिससे कि वो टच का पता लगा सके, आसपास के वातावरण में हॉटनेस कोल्डनेस इसका पता लगा सके, पेन वगैरह फील होता है इससे इनको। तो एनिमल्स के अंदर बहुत सारे तरह के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, जिससे कि वो आसपास के स्टिमुलस को परसीव कर सकते हैं। और ये सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए उसके पास पूरा का पूरा एक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम का मतलब उसके पास में अपना एक ब्रेन होता है, और वो ब्रेन इन सेंस ऑर्गन से मिलने वाले स्टिमुलस को, यहाँ से जो भी स्टिमुलस आएगा, मतलब किसी एनिमल की आँख ने देखा कि सामने उसका फूड है, तो उसने देखा सामने उसका फूड है, तो जो उसको फूड दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया? उसका स्टिमुलस। वो स्टिमुलस उसके कहाँ गया? ब्रेन में गया, और ब्रेन तुरंत उस स्टिमुलस को अपने दिमाग में क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। मतलब वो एनिमल का दिमाग सोचेगा कि ये मेरा फूड है, और तुरंत ही प्रोसेस करने के बाद वो डिसाइड कर लेगा कि उस फूड को उसे कैप्चर करना है, पकड़ना है। तो उस फूड को पकड़ने के लिए वो उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देगा, तो तुरंत ही वो एक अपना रेस्पॉन्ड देगा। रेस्पॉन्ड उसका क्या होगा कि वो उस फूड को पकड़ने के लिए भागने लगेगा। जैसे कि हमने हिरन के बारे में बताया कि हिरन ने बैठ के कहीं पे वो हिरन जो है घास खा रहा था किसी गार्डन के अंदर ग्राउंड में, तो वहाँ पर उसके कान ने किसी के पैरों की आवाज़ सुनी। उस पैरों की आवाज़ को सुनते ही वो अलर्ट हुआ। अलर्ट होने के तो जो उसने आवाज़ सुनी, आवाज़ क्या है? उसके लिए एक स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस कहाँ गया? उसके ब्रेन में गया। ब्रेन ने उस स्टिमुलस को प्रोसेस किया कि कोई चलने की आवाज़ आ रही है, आवाज़ मतलब खतरा। तो खतरा होते ही उसके ब्रेन ने अलर्ट किया किसको? उसकी गर्दन को, उसकी आइज़ को। आइज़ ने चारों तरफ देखा। देखने पर उसको दूर पे कहीं शेर आता हुआ दिखाई दिया, तो शेर का आना भी उसके लिए क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। फिर वो स्टिमुलस उसके दिमाग में गया, और उसके दिमाग ने फिर एक रेस्पॉन्ड दिया कि अब यहाँ से भाग लो, और उसने वहाँ से दौड़ लगा दी, भागना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर इस तरह के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, जिससे कि वो अपने वातावरण के अंदर होने वाले छोटे से छोटे चेंजेस को तुरंत पता लगाकर
अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए तुरंत ही रेस्पॉन्ड देते हैं और अपनी जान को बचा लेते हैं, अपने भोजन को ढूंढने के लिए, अपने मेट को ढूंढने के लिए। जिस तरीके से ये लैंग्वेज है, ये हम लोग जो बातें कर रहे हैं, स्पीच है ये हमारी, यहाँ पे हमने, तो ये जो साउंड है, मतलब बातचीत क्या है, एक साउंड है। इस साउंड को एनिमल क्या है, कानों से सुनता है। तो कानों से सुनता है तो वो उसके लिए स्टिमुलस होता है। जैसे मैंने किसी को कॉल किया, मैंने कहा इधर आओ, तो उसने सुना इधर आओ, इधर आओ, क्या हो गया उसके लिए स्टिमुलस, उसके ब्रेन ने प्रोसेस किया कि वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना, और वो उनकी तरफ चल पड़ा। तो इस तरीके से सारे एनिमल का सिस्टम जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी के अंदर एक कॉन्शियसनेस पाई जाती है, एक सेंसिटिविटी होती है। उस सेंसिटिविटी से वो अपने आसपास के वातावरण में होने वाले चेंजेस को, स्टिमुलस को ग्रहण करता है, परसीव करता है, और उसके अनुरूप फिर वो उसको रेस्पॉन्ड करता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। तो इसलिए कॉन्शियसनेस को हम लोग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल कैरेक्टर, कॉन्शियसनेस की तरह ह्यूमंस में एक विशेष या स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बाकी किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर ही सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम की सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज है। इस प्लेनेट पे जितनी भी स्पीसीज हैं उसमें इंसान जो है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है। और इंसान के ब्रेन में सेरिब्रम नाम का जो पार्ट होता है वो हाईली डेवलप होता है। तो जिसको इंटेलिजेंसी या बुद्धि कहते हैं, वो बुद्धि हमारे बेसिकली सेरिब्रम नाम के पार्ट में ही होती है। इसी सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से ह्यूमन जो है वो अपने बारे में भी सोच सकता है। भाई अभी तक हमने पढ़ा कि सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जो उसके आसपास के वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस के बारे में उसको पता लग जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिहेवियर में और अपनी एक्टिविटी में चेंज करता है। लेकिन यहाँ पर एक नया कैरेक्टर है जिसका मतलब है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसमें ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस तो है, उसके साथ साथ उसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में वो अवेयर फॉर हिम और हरसेल्फ, जिससे कि वो अपने बारे में भी अवेयर हो सकता है। जैसे कि हम सभी ह्यूमंस में बचपन से एक चीज़ होती है कि हमें आगे जाके क्या करना है, हमारा कैरियर क्या होगा, हम इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेंगे, हमें पढ़ाई करनी है, हमें तरक्की करनी है, हमें इज्जत कमानी है, हमारा नाम होना चाहिए। तो इस तरह की भावना है कि जिससे कि हम अपने बारे में, अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह की टेंडेंसी किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती है। हमारी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो हमें और अच्छे से इस नेचर में अडेप्ट होने में हेल्प करती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इससे अपने आप को और बेटर कर सकते हैं और दूसरी स्पीसीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं कि उनको किस तरीके से इस अर्थ पर कंजर्व किया जा सके। तो ये बहुत ही एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो केवल इंसान में पाई जाती है। इंसान में ये बुद्धि होती है जिससे कि वो अपना भी भला कर सकता है और साथ ही साथ दूसरों का भी भला कर सकता है। इस तरह का कैरेक्टर बाकी किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। तो कॉन्शियसनेस को हम लोग एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। कॉन्शियसनेस होना लिविंग्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जिसमें कि सभी लिविंग्स अपने आसपास के
वातावरण में होने वाले चेंजेस को जान सकते हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग वो अपना रेस्पॉन्स देते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी किसी भी नॉन लिविंग चीज़ में नहीं पाई जाती है। नॉन लिविंग चीज़ को कुछ पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है और बाहर होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। एक हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई ह्यूमन कोमा में चला गया है, उसकी कंडीशन जो है वो कोमा वाली कंडीशन है। कोमा एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान जो है वो अपनी लॉस्ट दी पावर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसमें कि वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं को ज्ञात नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। वो कोमा में है, एक तरीके से वो एक बेहोशी टाइप की एक अवस्था है, बेहोशी से भी थोड़ी अलग है, जिसमें अगर आप उसकी आंखें खोल दो तो हो सकता है कि आंखों से स्टिमुलस अंदर तो जा रहा है लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है, क्योंकि कोमा की कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि पेशेंट का ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है, मतलब उसका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। उसकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, कुछ उसको मेडिकल सपोर्ट दे दिया जाता है, वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है, हार्ट एंड लंग मशीन से जोड़ दिया जाता है, जिसमें कि मशीन के द्वारा उसको ऑक्सीजन दी जाती है और मशीन के द्वारा ही उसके ब्लड को पंप भी किया जा सकता है। तो मशीनों के द्वारा उसको हम लोग जिंदा रखे हुए हैं, उसकी सांस चल रही है, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन डाला जा रहा है, उसकी सेल जो है रेस्पिरेशन कर रही हैं, इवन उसकी बॉडी में सेल्स डिवाइड भी कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम उस ह्यूमन को जो कोमा में है, कोमा कंडीशन में है, जिसका ब्रेन डेड हो चुका है, हम इसको लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? हम इसको क्या बोलें? क्या ये इंसान डेड है या ये इंसान लिविंग है? मेडिकल की लैंग्वेज में कोई भी ह्यूमन जो कोमा में चला गया है या जिसका ब्रेन फेल हो गया है, ब्रेन उसका डेड हो गया है और ब्रेन के डेड होने के बाद अब उस ब्रेन में दोबारा से जान आने की उम्मीद नहीं है, तो मेडिकली ऐसे पेशेंट को जनरली डेड माना जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, अगर ब्रेन डेड नहीं हुआ है, वो टेम्परेरी कोमा में है, तो वो कोमा से बाहर भी आ सकता है। लेकिन वो बाहर कितने दिन बाद आएगा, कितने महीने बाद आएगा, कितने साल बाद आएगा, या वो कभी बाहर नहीं आएगा, उसी पर उसकी बॉडी जो है वो डेड हो जाएगी हॉस्पिटल के बेड पर, कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस भी पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स में, जहाँ ये जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग माना जाए या उसको नॉन लिविंग, या नॉन लिविंग मतलब यहाँ पर डेड माना जाए। क्योंकि इमोशनली ह्यूमन को जो उसके घर वाले होते हैं, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, भले ही उसका ब्रेन डेड हो गया है लेकिन उसका हार्ट पंप कर रहा है, उसकी बॉडी में बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो वो लोग उसको डेड नहीं मानते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि एक बार अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाए तो वो बाहर से कोई भी स्टिमुलस ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर आप उसको कोई पिन चुभाएंगे तो उसको पेन फील नहीं होगा, बाहर की ठंड और गर्मी का उसको पता नहीं लगेगा, कोई उसको साउंड सुनाई नहीं देती है, कुछ उसको दिखाई नहीं देता है, उसकी टंग से कोई टेस्ट नहीं आता है, स्किन पे वो टच फील नहीं कर सकता है। इसका मतलब वो कोई भी स्टिमुलस परसीव नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी में कोई भी स्टिमुलस नहीं जा रहा है और ना वो कोई रेस्पॉन्स देता है। कि सपोज अगर हम उसके हैंड में एक पिन को प्रिक करें तो वो अपना हैंड उससे दूर हटा ले, हाथ दूर हटा ले, ऐसा वो रेस्पॉन्स भी नहीं देता है। तो मेडिकली ऐसे पेशेंट को जो कोमा में है, जिसका ब्रेन डेड हो चुका है, उसको जनरली डेड मान लिया जाता है। लेकिन फीलिंग्स के तौर पे देखा जाए तो वो ह्यूमन को लोग लाइव मानते हैं। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। फॉरेन में ब्रेन डेड पेशेंट को डेड माना जाता है, उसके ऑर्गन्स को निकाल के
डोनेट कर दिया जाता है जिससे कि बाकी और लोगों की जान बच सके। लेकिन इंडिया में आज भी ये डिस्प्यूटेड है कि कोई पेशेंट अगर कोमा में है या ब्रेन डेड हो चुका है तो उसको लोग यहाँ पर डेड नहीं मानते हैं। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस की। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसा कैरेक्टर है जो यूनिसेल्यूलर से लेकर मल्टी सेल्यूलर तक हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। किसी में कॉन्शियस लेवल बहुत लो होता है, किसी में कॉन्शियस लेवल बहुत हाई होता है। सबसे ज़्यादा कॉन्शियस लेवल जो है वो एनिमल्स में पाया जाता है, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, उनको अपना फूड वगैरह सर्च करना पड़ता है। इसलिए हम लोग कॉन्शियसनेस को लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। ओके, थैंक यू।